चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है आवाज आ रही है मेरी आपको। आ रही है तो चैट में लिख दो। चलो, तो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का वन शॉट देख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपनी जो है टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसका मैंने एक पार्ट 2 भी बनाया। हालांकि होना था इसे पार्ट 1 यानी वन शॉट होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपनी जो स्ट्रीम है वो बंद हो गई थी, और उसकी वजह से आ, हमें ये पार्ट 2 बनाना पड़ा। चलो, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कैंसर पढ़ रहे थे और कैंसर में कॉजेज ऑफ कैंसर पढ़ रहे थे। तो कॉजेज ऑफ कैंसर में फिजिकल एजेंट हमने पढ़ लिया था कि जो भी आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, जैसे कि एक्स रेज और हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जैसे कि गामा रेज, और कुछ आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेज, ये जो है म्यूटेशन कॉज करते हैं, अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉज करते हैं। और जब जेनेटिक मटेरियल का अल्टरेशन कॉज करते हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर का डेवलपमेंट पाया जा सकता है। फिर केमिकल एजेंट में अगर हम बात करें तो टोबैको, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग पर करते हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग में पाया जाता है एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलामीन, जो कि मतलब कैंसर कॉजिंग है। फिर उसके बाद ये मेजर कॉज है किसका, लंग कैंसर का, विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस एक्सेट्रा। पूरी डिटेल हमने क्लास में पढ़ी हुई है, जो हमारा डिटेल लेक्चर होता है क्लासरूम का, उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है। बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो एग्जांपल ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस यानी कैंसर कॉज करने वाले वायरस, जिन्हें सी ऑन्क यानी कैंसरस ऑन्क जीन कहा जाता है, सेलुलर ऑन्क कहा जाता है। और नॉर्मल सेल इज एक्टिवेटेड, द सेल बिकम ऑन्कोजेनिक, यानी सेल के अंदर एक इनएक्टिव जीन प्रेजेंट होता है जिसे प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। इनएक्टिव जीन प्रेजेंट होता है कैंसर कॉज करने वाला, अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो वो सेल कैंसरस हो सकती है, तो उसे प्रोटो ऑन्कोजीन या सी ऑन्क कहा जाता है। कैंसर डिटेक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है भाई कि जो हिस्टोपैथोलॉजिकल डिटेक्शन होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन होता है, कि हम माइक्रोस्कोप में देखें और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा कैंसर है। इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहा जाता है या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा जो कैंसरस टिश्यू है उसको कट करना होता है। तो कैंसरस टिश्यू को कट करके जब बॉडी से रिमूव करते हैं यानी बाहर निकालते हैं सैंपलिंग के लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, तो उसे बायोप्सी कहा जाता है, जिसे टिश्यू एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, बायोप्सी। सो अ थिन पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो हम छोटा सा टिश्यू कट करके बॉडी से निकाल लेते हैं जहां पर भी कैंसर वगैरह का डेवलपमेंट है, जहां पर स्वेलिंग का डेवलपमेंट है, ट्यूमर का डेवलपमेंट है, वहां से थोड़ा सा टिश्यू कट करके हम निकाल लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसे बायोप्सी कहा जाता है। फिर उसके बाद और भी कौन कौन से हैं भाई, इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के केस में हम करते हैं बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ल्यूकेमिया के केस में करते हैं। बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट, हम बोन मैरो टेस्ट करते हैं। तो ल्यूकेमिया के केस में बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बोन मैरो, और बोन का जो है सेलुलर काउंट, हमें ब्लड और बोन का सेलुलर काउंट हम एग्जामिन करते हैं, जिससे हमें ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के बारे में पता चलता है। इमेजिंग टेक्निक जो है, रेडियोलॉजी की भी टेक्निक है, रेडियोग्राफी की भी टेक्निक है। कौन कौन सी, रेडियोग्राफी यूज ऑफ एक्सरे, एक्सरे करके हम कहीं पर अगर स्वेल्ड स्ट्रक्चर है और वो स्वेल्ड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं देता है एक्सरे। दूसरा आता है सिटी स्कैन या कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, ये हमें इंटरनल जो ऑब्जेक्ट है, इंटरनल जो बॉडी पार्ट है उनकी 3D इमेज देता है। ठीक है, 3D इमेज देता है। एमआरआई होता है, एमआरआई यूजेस मैग्नेटिक, एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई क्या करता है, इट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू की भी इमेज बना सकता है इंटरनल, और लिविंग टिश्यू की जब ये इमेज बनाते हैं तो 3D इंटरनल इमेज ये बना सकते हैं, उसकी काबिलियत रखते हैं एमआरआई। ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज जो इमेजिंग होती है वो एमआरआई में होती है। फिर इसके अलावा यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीबॉडीज का यूज करते हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक टू डिटेक्ट रिलेटेड जीन्स, मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ऐसा कैंसर कॉजिंग जीन तो प्रेजेंट नहीं है बॉडी में। एंड सच, ऐसा कोई पर्सन है जिसमें कैंसर कॉजिंग जीन जो है, जिसके एक्टिव होने की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा पाई जाती है, तो उन्हें सच इंडिविजुअल शुड अवॉइड कार्सिनोजन, यानी ऐसे लोगों को जिन पे खतरा ज्यादा है कि आगे चल के इन्हें कैंसर हो सकता है, ऐसे लोगों को कार्सिनोजन लेना या सिगरेट या टोबैको स्मोक करना अवॉइड करना चाहिए। फिर बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हमने रेडियोथेरेपी की बात की कि ऐसी, इसको हम बोल सकते हैं लेजर थेरेपी, कि जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको लेजर की मदद से हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि केवल ट्यूमर सेल्स यानी कैंसरस सेल्स ही डिस्ट्रॉय होती हैं, नॉर्मल सेल्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम ऐसे कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जैसे विनब्लास्टिन, विनसिस्टिन यूज करते हैं, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पर एक्ट करते हैं, उन सेल्स पर काम करते हैं जो बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं। लेकिन इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट है कि जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं जो तेजी से डिवीजन करती हैं, उनका भी लॉस देखने को मिलता है। तो हेयर लॉस, स्किन की सेल्स का लॉस, एनीमिया यानी ब्लड सेल्स का लॉस, ये भी देखा जाता है। तो इसको लेकर हमने क्लासरूम में एक जो है बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। हमने बोला मौत को छू के वापस आने वाली जो सिचुएशन होती है वो कीमोथेरेपी में चलती है। तीसरा, इम्यूनोथेरेपी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर यूज किए जाते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं, जो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। फिर सबसे जो कॉमन तरीका है वो सर्जरी, यानी सर्जिकल एक्सीजन ऑफ ट्यूमर, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ नियोप्लाज्म। बट ये इतना कॉमन है कि इसे सुपरफिशियली तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे सर्जरी जो है परफॉर्म करना वो आसान नहीं होता है। इसलिए बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जहां पर सर्जरी यूज नहीं की जा सकती। हालांकि सर्जरी भी एक कॉमन मेथड है इसके ट्रीटमेंट के लिए, यानी कैंसर को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट्स में, जहां पे हम लोग ड्रग, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज की बात करेंगे कि भाई ड्रग्स क्या होता है। सबसे पहले समझे तो हमें मालूम है कि ऐसा कोई केमिकल जिसे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता था या यूज किया गया है, लेकिन अगर कोई पर्सन उससे प्लेजर लेने के लिए उसका यूज करने लगे तो उसे ड्रग अब्यूज कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे शुरू करते हैं सबसे पहले ओपॉइड से। ओपॉइड्स कौन होते हैं? जो ओपीएम डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, ओपीएम डेरिवेटिव कौन होता है? जो ओपीएम से बनता है, पॉपी प्लांट से मिलता है, उसे ओपीएम डेरिवेटिव कहा जाता है। पॉपी प्लांट क्या है? पेपेवर सोमिनिफेरम, खसखस का पौधा। ठीक है, अफीम भी इसी से मिलता है, मॉर्फिन, ओपीएम, ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ओपॉइड्स वो होते हैं जो ओपीएम डेरिवेटिव्स होते हैं, और उसी का एक डेरिवेटिव क्या है? मॉर्फिन भी है। सो मॉर्फिन केमिकल स्ट्रक्चर है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का देखेंगे तो ये पुरानी एनसीईआरटी से ये अपग्रेड हुआ है बेटा स्ट्रक्चर। पुरानी एनसीईआरटी में अलग था, नई एनसीईआरटी में इस डायग्राम को चेंज किया है। तो ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कैसा है। बाकी प्लांट है कौन सा? पॉपी प्लांट, जिसे पेपेवर सोमिनिफेरम कहा जाता है। कहां से मिलता है? इसके द मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड या ओपीएम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमिनिफेरम। ठीक है, कहां से उसे ऑब्टेन करते हैं? लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमिनिफेरम प्लांट या पॉपी प्लांट। अब यूज क्या होता है मेडिकल साइंस में? इसका यूज सेडेटिव और पेन किलर, सेडेटिव यानी स्लीप इंडक्शन के लिए, स्लीप इंड्यूस करने के लिए, और पेन को रिमूव करने के लिए, यानी सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक। पेन किलर यानी एनाल्जेसिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो जैसे किसी की सर्जरी हुई हो, ठीक है, तो सर्जरी के बाद जो पेन होता है उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, किसी ने गोली मार दी हो, चक्कू मार दिया हो, तो गन शॉट, यहां तक का जो सीवियर पेन होता है, इस पेन तक को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है किसमें? मॉर्फिन में। हालांकि जब तक मॉर्फिन का असर रहता है केवल तभी तक वो पेन फील नहीं होता। इसी का एक प्यूरिफाइड फॉर्म है, एसिटाइल फॉर्म है। कौन सा? हेरोइन, जिसे स्मैक कहा जाता है। स्मैक यानी डाई एसिटाइल मॉर्फिन,
जब भी मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन करते हैं तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन या स्मैक बनता है, जिसे हेरोइन भी कहा जाता है। हीरोइन नहीं कहा जाता है, हेरोइन, याद रखना। इट इज अ वाइट ऑर्डरलेस, वाइट होता है, ऑर्डरलेस, कड़वा होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, जब भी मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो उसका एक ज्यादा ताकतवर फॉर्म मिलता है, ज्यादा पोटेंट फॉर्म मिलता है, उसी को स्मैक या हेरोइन कहते हैं। इट इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्टिंग, इसे स्नॉर्टिंग यानी नेजल पैसेज के थ्रू इनहेल किया जा सकता है या इंजेक्ट किया जा सकता है, इंजेक्ट लोग करते हैं। हेरोइन इज डिप्रेसेंट, यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, हेरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। ये डिप्रेसेंट है, डिप्रेस करता है, बॉडी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और बॉडी फंक्शंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन रिड्यूस करता है भाई, हेरोइन। दूसरा आता है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड वो होते हैं जो हेम्प प्लांट या कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं, उन सभी को कैनाबिनॉइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है कैनाबिनॉइड। ठीक है, तो कैनाबिस सटाइवा ये वो भांग वाला पौधा है, भांग जिससे मिलता है, उसी से गांजा भी मिलता है, चरस भी मिलता है, हशीश भी मिलता है, मारिजुआना भी मिलता है। तो ये सेम प्लांट है, एक ही प्लांट है, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके अलग अलग फॉर्म में अलग अलग पार्ट से मिलते हैं। जनरली टेकन इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, यानी या तो लोग स्मोक करते हैं, इनहेल करते हैं, और या इसे ओरली इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। तो लोग भांग जनरली होली और शिवरात्रि में, ठीक है, जो भी ऐसे कुछ त्योहार है वहां पर कुछ एक चलन है कुछ जगहों पर इसको कंज्यूम करने का। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। तो ये कहां से मिलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। तो कुछ ऐसे कैनाबिनॉइड्स हैं जो कैनबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से मिलते हैं, कुछ उसकी लीव से मिलते हैं। सो इट्स फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स आर यूज्ड टू मेक marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा। तो इनके फ्लावर टॉप्स, लीव्स और रेजिन्स का यूज किया जाता है marijuana, हशीश, चरस, गांजा, भांग बनाने के लिए। ठीक है, दे अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एंड कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ एथलीट्स हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जो इनका इलीगल यूज करते हैं, जो कि बैन है। तो ऐसे में पकड़ा जाते हैं तो उसे डोपिंग टेस्ट कहा जाता है, और डोपिंग टेस्ट में पकड़ा जाते हैं तो उन पे बैन भी लग जाता है। तो इसलिए कोई भी जो खिलाड़ी वगैरह इसको लेने से बचें, और ये उनकी जो है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है। ठीक है, ये कैनाबिनॉइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये पुराना वाला ही है जो एनसीईआरटी में था। कैनबिस सटाइवा बड़ा फेमस ये डायग्राम है, ये इमेज बड़ी फेमस है। ठीक है, वीड रिप्रेजेंट किया जाता है इस ये जो प्लांट है। हालांकि ये जो थर्ड डायग्राम बना है ये अलग प्लांट का है, ये धतूरा है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा। नेक्स्ट आता है कोका एल्कोलॉइड। कोका एल्कोलॉइड की बात करें, सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, ये कोका प्लांट से मिलता है, जिसे एरिथ्रोजाइलम कोका भी कहा जाता है। ठीक है, कोका प्लांट से मिलता है, एरिथ्रोजाइलम कोका कहते हैं। कोका एल्कोलॉइड्स या कोकेन, इसे कोक या क्रैक भी कहा जाता है। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ये हमारी बॉडी में डोपामिन के ट्रांसपोर्ट से काउंटर करता है। कोकेन इज यूजुअली स्नॉर्टेड, इसे इनहेल किया जाता है नेजल पैसेज के थ्रू, इसे इनहेल करते हैं तो इसे स्नॉर्टिंग बोला जाता है। इट स्टिमुलेट सीएनएस, यानी स्टिमुलेशन का काम करता है, स्टिमुलेंट है तो ये याद रखना है, स्टिमुलेट सीएनएस एंड प्रोड्यूसेस यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड फीलिंग ऑफ किंग ऑफ द वर्ल्ड, उसे बोलते हैं यूफोरिया। और ऐसा लगता है कि एनर्जी बॉडी में जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसको कंज्यूम करने के बाद। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलोक्सिनेशन, तो अगर हम कोकेन का एक्सेसिव यूज करते हैं तो उसे भ्रम होने लगता है। भ्रम मतलब क्या, दीवार से कोई निकल रहा है, दूसरी दीवार में जा रहा है, ये भ्रम है। ठीक है, तस्वीरें उड़ रही हैं, हेलोक्सिनेशन होने लगता है।
तो ये हेलोक्सिनोजन होते हैं, हेलोक्सिनेशन कॉज करते हैं। एट्रोपा एंड बेलाडोना आर ऑल्सो हेलोक्सिनोजेनिक प्लांट। एट्रोपा और बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा, ये भी क्या है, हेलोक्सिनोजेनिक प्लांट है, ये बात हमें याद रखनी है। फिर बात आती है ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजापीन्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स टू ट्रीट मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजापिन, इनको मेंटल इलनेस और डिप्रेशन और इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, ठीक है, नींद नहीं आना, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बट दे ऑल्सो कॉजेज, इनका अगर डोज जो है डिस्टर्ब हो जाए, डोज अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर नीचे हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। ये हमारी फिजिकल फंक्शन को, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को और हमारे मेंटल फंक्शन, तीनों को अफेक्ट करते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग बहुत पुराना ये ट्रेंड चला आ रहा है, इसके एविडेंस हमें लगभग 400 साल से भी ज्यादा पुराने मिलते हैं कि लोग जो है टोबैको की स्मोकिंग करते हैं। सो टोबैको को कैसे कंज्यूम किया जाता है, स्मोक करते हैं, च्यू करते हैं या स्नफ करते हैं। स्नफ मतलब वही स्नॉर्टिंग, स्नफिंग एक ही बात है। टोबैको में भी टोबैको कंटेन मेनी केमिकल्स लाइक निकोटीन, जो कि एक एल्कलॉइड है, और ये इट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन एंड कॉजेज हाई बीपी एंड हार्ट रेट। जो निकोटीन होता है वो बॉडी में एड्रेनलिन रश को प्रमोट करता है, इसकी वजह से बॉडी में एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और सिंपैथेटिक एक्शन देखा जाता है, तो ये स्टिमुलेंट का काम करता है, ठीक है। बट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर ऑफ लंग्स, स्मोकिंग जो है लंग्स का कैंसर कॉज करता है। सिनेमा हॉल में गए होगे तो कई बार ऐसा डिस्क्लेमर दिखाता है, स्मोकिंग किल्स, है ना, फिर भी कुछ लोग कंज्यूम करते ही होंगे, है ना, तो समझ लो अंजाम क्या होता है भाई, ठीक है। कौन था वो, मुकेश था, हाँ मुकेश, अगला मुकेश मत बन जाना भाई, ठीक है। सो ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन से पाए जाते हैं। टोबैको च्यूइंग कॉजेज ओरल कैंसर, ठीक है। टोबैको च्यूइंग से क्या होता है, ओरल कैंसर होता है, ये सबको मालूम है, तो इसको ध्यान रखना, ऐसा बार बार बताने वाली बात नहीं है ये। स्मोकिंग इंक्रीजेस CO कंटेंट इन ब्लड, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी लीड होती है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके से ये हार्मफुल होता है। फिर बात करें एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज की, तो एडोलेसेंस जो है a period or a process during which a child become mature in term of his her attitude and belief for effective participation in society। बहुत शानदार लाइन लिखी है, क्या बोला गया है, जब कोई टीनेज में पाया जाने वाला युवक या युवती अपने आप को बड़ा महसूस करना लगे कि भाई नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़ों जैसे काम करेंगे, अब हम सोसाइटी में अपना पार्टिसिपेशन देंगे, तो वहां से जो है ना अपने आप उनका एक एटीट्यूड चेंज होता है, उनकी एक साइकोलॉजी चेंज होती है, और अपने आप को मैच्योर दिखाने के लिए, बड़ों जैसा दिखाने के लिए कुछ ऐसे टीनेज में जो बच्चे होते हैं वो मोटिवेट होते हैं किसकी तरफ, जो ये ड्रग अब्यूजेस है, अल्कोहल है या स्मोकिंग है, इनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सो एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जो कि 12 से 18 ईयर्स ऑफ एज तक पाया जाता है। इट इज वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये बड़ा एक जो है ना वल्नरेबल फेज होता है, यानी ट्रांजिशन फेज होता है, जब बच्चा अपने आप को ना बड़ा विद्रोही समझता है, उसको लगता है कि अरे मैं तो बहुत काबिल व्यक्ति हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा काबिलियत मुझे दी है ऊपर वाले ने, और मेरे तो घर वाले सबसे बड़े दुश्मन हैं,
तो वो बागी बन जाता है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। और जैसे ही थोड़ा सा समझदारी बढ़ती है तो उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, अब वो एक फेज था जो, और उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, ये जो 12 से 18 हो या इसमें 20 तक भी जा सकते हैं, 22 एज तक भी जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड चेंज होने लगता है, ठीक है, एटीट्यूड चेंज होने लगता है।